हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मॉडर्न एज को पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा था कि हर एज में कोई ना कोई पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स डोमिनेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रोमांटिक एज का नाम लोगे तो आपके माइंड में नेचर आ जाएगा, पोइट्री आ जाएगी। लेकिन अगर मैं मॉडर्न एज का नाम लूँ तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि मॉडर्न एज में कोई भी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स था ही नहीं। जिस राइटर का जैसे मन कर रहा था वैसे लिख रहा था, और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मॉडर्न एज में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थीं। आपको बता दूं, वर्ल्ड वॉर भी मॉडर्न एज में हुआ था, और वर्ल्ड वॉर में इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। एक आम इंसान को पता ही नहीं चल पा रहा था कि दुनिया में हो क्या रहा है। हर जगह डिप्रेशन था, और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि लिटरेचर सोसाइटी का मिरर होता है। जो कुछ भी सोसाइटी में चल रहा होता है उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस लिटरेचर पर पड़ता है। तो उस ज़माने में क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, होपलेस थे, परेशान थे, इसी वजह से लिटरेचर में भी आपको होपलेसनेस मिलेगी। दोस्तों, 20th सेंचुरी में जितना लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है ना, उतना लिटरेचर किसी भी एज में नहीं हुआ। मॉडर्न एज का बहुत ही मुश्किल से पीरियडाइजेशन किया गया है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे, इसलिए बहुत मुश्किल था इसको पीरियडाइज करना। तो ऐसा माना जाता है कि मॉडर्न एज 1895 से 1945 तक थी। अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग ओपिनियंस हैं, इसलिए हो सकता है कि आपकी बुक में थोड़े बहुत साल आगे पीछे हों, लेकिन जनरली 1895 से 1945 तक के पीरियड को मॉडर्निज्म कहा जाता है। एक बहुत लंबा पीरियड था, और इस पीरियड में बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आए थे। अलग अलग तरह की सोच रखने वाले राइटर्स थे, और उन सब लिटरेचर को एक नाम दे दिया गया था, मॉडर्निज्म। लेकिन 1910 से लेकर 1930 तक का जो पीरियड था ना, उसको हाई मॉडर्निज्म कहा जाता है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि डेट्स जो है ना वो रिजिड नहीं है। अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग डेट्स दी हैं, लेकिन जनरली 1910 से 1930 के बीच के टाइम को हाई मॉडर्निज्म कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में ख़त्म हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया की सोच एकदम बदल गई थी, और क्योंकि दुनिया की सोच बदल गई तो फिर लिटरेचर तो बदलना ही था। जब दुनिया बदल गई तो फिर लिटरेचर क्यों नहीं बदलेगा। चलिए मैं सबसे पहले आपको जनरल बैकग्राउंड समझा देता हूँ मॉडर्न एज का। दोस्तों, मॉडर्न एज का बैकग्राउंड बाकी एजेस के बैकग्राउंड से थोड़ा अलग होने वाला है। 20th सेंचुरी में बहुत कुछ हुआ था, जिसे समझना और समझाना दोनों एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितनी आसानी से हो सके उतनी आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। दोस्तों, इमेंसिपेशन और डिस्ट्रक्शन दोनों बहुत ज़्यादा हुआ था मॉडर्न एज में। इमेंसिपेशन कहते हैं मुक्ति को, आज़ादी को। आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे देशों को अपना ग़ुलाम बना लिया था, और हिंदुस्तान भी ग़ुलाम था। तो मॉडर्न एज में बहुत सारे देशों को आज़ाद किया जाने लगा था। और दूसरी तरफ है डिस्ट्रक्शन। तो एक तरफ तो मुक्ति है, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तबाही भी है, बुरा काम भी हो रहा है। इसके अलावा क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था। विक्टोरियन एज में हमने बताया था कि किस तरह से साइंस डेवलप होता जा रहा था, तो मॉडर्न एज में टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा डेवलप होती जा रही थी। इस दौर में रेडियो और सिनेमा जैसे फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट आ गए थे। पहले ज़माने में तो अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो फिर किताबें पढ़िए या फिर थिएटर में जाइए, लेकिन अब सिनेमा आ गया था, रेडियो आ गया था सोसाइटी में। दोस्तों, रूरल एरिया कम होते जा रहे थे और अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा था। जो गांव के लोग थे वो धीरे धीरे शहरों में शिफ्ट हो रहे थे। इसके अलावा इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया था 1930s में। इकोनॉमिक डिप्रेशन पूरी दुनिया में आया था, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था वॉर्स का। वॉर से हमें पता लगा कि इंसान कितना ज़्यादा जालिम हो सकता है, और इंसान ने अभी तक जितना कुछ बनाया है, जितनी भी तरक्की अभी तक करी है उसने, उस सब तरक्की को इंसान बर्बाद भी कर सकता है। द रियलाइजेशन दैट मैन वॉज परफेक्टली कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग वॉट ही हैड बिल्ड, दैट क्रुएल्टी इज एन इंटीग्रल फीचर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी।
वर्ल्ड वॉर पहली बार दुनिया ने देखा था। इससे पहले तो 2 या 3 देशों की आपस में लड़ाई हो जाती थी और थोड़ी बहुत लड़ाई होकर ख़त्म हो जाता था मामला। लेकिन इस बार पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व थी और पूरी दुनिया का नुकसान हुआ था। इसके अलावा क्या हुआ कि पूरी दुनिया में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चलने लगे। कैपिटलिस्ट बोल रहे थे कि हमारा सिस्टम सबसे अच्छा है। कम्युनिस्ट अपने सिस्टम को बेहतर साबित करने में लगे हुए थे। आज तो पूरी दुनिया में लगभग डेमोक्रेसी है, लेकिन पहले पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी और उसको हम लोग कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर में क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि 2 सुपर पावर्स निकल कर आई। एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए थे बाद में और उसको रशिया कहा गया था। तो ये दोनों एकदम टक्कर की पावर थी। एक 19 था तो एक 20 था। और अगर इन दोनों के आपस में लड़ाई हो जाती तो फिर पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती। तो इन दोनों ने आपस में कोई लड़ाई नहीं करी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अपना जौहर दिखाते रहे, अपनी ताकत दिखाते रहे। सोवियत यूनियन अपने आप को दिखाने में लगा रहा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, और अमेरिका अपने आप को दिखाने लगा कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन फिर 1991 में जर्मनी की बर्लिन दीवार को गिरा दिया गया था और सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए थे। और 1991 से लेकर अब तक अमेरिका पूरी दुनिया का बादशाह बना हुआ है। बहरहाल इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे और ज़रूरी भी नहीं है जाना, आपके किसी काम की नहीं है ये बातें, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। तो कहने का ये मतलब है कि हर जगह कॉन्फ्लिक्ट था। हर कोई अपने आप को बेहतर साबित करने में लगा हुआ था। इसके अलावा लार्ज स्केल रिफ्यूजी मूवमेंट था, जेनोसाइडल वॉर्स थे, रेसिज्म था, पोवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, सिविल राइट्स मूवमेंट की शुरुआत होने जा रही थी अमेरिका में। 1950s में इसकी शुरुआत हुई थी मूवमेंट की। इसके अलावा रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में। दोस्तों, मॉडर्न एज में बहुत कुछ बदल गया था। मॉडर्न एज में न्यू कॉलोनियलिज्म आ गया था। पहले ज़माने में क्या होता था कि कॉलोनीज बनाई जाती थीं। एक पावरफुल देश अपनी मिलिट्री भेजता था एक कमज़ोर देश में और वहाँ पर कॉलोनी बना दिया करता था। जैसे अपने इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने कॉलोनी बना दी थी। लेकिन अब क्या होने लगा था, एक ताकतवर देश कमज़ोर देश को पैसे देने लगा ताकि वो उनके साथ खड़ा हो जाए। ताकतवर देश कहता है कि हम आपको बिजनेस में मदद करेंगे, आपको एड देंगे, मतलब पैसा देंगे, लेकिन फिर आपके मालिक भी हम ही होंगे। हम जैसा कहेंगे वैसा आप करोगे। तो न्यू कॉलोनियलिज्म की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और ये आज तक चल रहा है। दोस्तों, थोड़ा मुश्किल था जनरल बैकग्राउंड बताना, लेकिन उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा और आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि दुनिया में क्या चल रहा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉडर्निज्म का क्या मतलब होता है तो आप क्या बताओगे? हेरोल्ड रोजनबर्ग की एक बुक है द ट्रेडिशन ऑफ द न्यू, 1959 में इसे पब्लिश किया गया था और इस बुक का टाइटल ही इस सवाल का जवाब है। मॉडर्निज्म का मतलब है कुछ नया, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ हो, कुछ ऐसा जिसने पुराने ज़माने के सभी ट्रेडिशंस को तोड़ दिया हो। मॉडर्न एज में ऐसी टेक्निक्स डेवलप करी गई थी जो पहले कभी यूज़ नहीं हुई। मॉडर्न एज का लिटरेचर एक तरफ और मॉडर्न एज से पहले जितने भी एजेस आई हैं उनका लिटरेचर एक तरफ। दोनों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी। मॉडर्न एज का लिटरेचर एकदम नया था, इसी वजह से इसको कहा जाता है मॉडर्निज्म। दोस्तों, पहले की एजेस में राइटर्स का और रीडर्स का साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड होता था। एक राइटर वही लिखना चाहता था जो रीडर्स पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मॉडर्न एज में राइटर्स ने रीडर्स का कोई ख्याल नहीं किया। राइटर को जैसा अच्छा लगता था उसने वैसा लिखा। रीडर्स के समझ में आए या नहीं आए, रीडर्स को पसंद आए या नहीं आए, इस बात की राइटर को कोई भी परवाह नहीं थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल टी.एस. एलियट का द वेस्टलैंड वर्क था। द वेस्टलैंड पोएम को जब पब्लिश किया गया था तो किसी के समझ में ही नहीं आया कि ये लिखा क्या है। इसी तरह जेम्स जॉयस ने यूलाइसिस को लिखा था। बहुत मुश्किल था इस तरह के वर्क्स को पढ़ पाना और पता लगा पाना कि राइटर्स क्या बात कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, 1900 से लेकर 1922 तक के वर्क्स को एडवर्डियन और जॉर्जियन लिटरेचर कहा जाता है
और इस पीरियड में मेनली दो जॉनर डोमिनेट कर रहे थे, फिक्शन और पोइट्री। फिक्शन में बढ़िया काम किया है रुडयार्ड किपलिंग ने, E.M. फॉस्टर ने, H.G. वेल्स ने, आर्थर कॉनन डॉयल, G.K. चेस्टरटन, थॉमस हार्डी। और मैं आपको बता दूं, थॉमस हार्डी विक्टोरियन एज में भी थे और मॉडर्न एज में भी थे, और इन्होंने पोइट्री और नॉवल दोनों को लिखा है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अगर हम पोइट्री की बात करें तो पोइट्री में कोई भी पर्टिकुलर पोएट का नाम लेना बहुत मुश्किल है। पोइट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स थे जिनको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। सबसे पहले है डिकैडेंस मूवमेंट, सिम्बलिस्ट मूवमेंट, एडवार्डियन पोइट्री। एडवार्डियन पोइट्री का नाम मोनार्क के ऊपर रखा गया था। इंग्लैंड का मोनार्क हुआ करता था किंग एडवर्ड 1901 से लेकर 1910 तक, तो उसी पर यह नाम रखा गया है। इसके बाद है जॉर्जियन पोइट्री। जॉर्जियन पोइट्री नाम भी इंग्लैंड के मोनार्क के ऊपर रखा गया है। 1910 से 1936 तक इंग्लैंड का मोनार्क हुआ करता था किंग जॉर्ज। इसके अलावा ब्लूम्सबरी ग्रुप और द केल यार्ड स्कूल भी थे। द केल यार्ड स्कूल में स्कॉटिश राइटर्स थे। तो इन सभी मूवमेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया था पोइट्री में, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। इसी तरह कुछ और मूवमेंट्स भी थे। आप अपनी स्क्रीन पर एक ट्री को देख सकते हो। देखिए, मॉडर्निस्ट पोइट्री में बहुत मुश्किल है पर्टिकुलर राइटर्स के ऊपर बात करना। एक दो राइटर्स हैं जैसे T.S. एलियट, एजरा पाउंड, W.B. यीट्स, तो ऐसे दो तीन राइटर्स हैं। बाकी आपको मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको राइटर्स से ज़्यादा मॉडर्निस्ट पोइट्री के मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इमेजिज्म के बारे में बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिज्म क्या कहता है? इमेजिज्म कहता है कि एक पोएट को कम से कम लफ्ज़ों में अपनी बात को बयां कर देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस पोएम को देखो, द अपार्टिशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बो। ये पोएम एजरा पाउंड ने लिखी है, और इस पोएम को पढ़कर आपको लगा होगा कि ये पोएम शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई। इतनी छोटी पोएम है, मुश्किल से 2 लाइन की पोएम है, 2 लाइन भी नहीं है। और इसका नाम है इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो। 1912 में जब पेरिस में अंडरग्राउंड मेट्रो बननी शुरू हुई थी, तो उस वक्त को बयां किया गया है इस पोएम में। तो देखा आपने, इमेजिज्म क्या कहता है कि आपको कम से कम वर्ड्स में अपने बात को पूरा करना है, और आपकी बात टू द पॉइंट होनी चाहिए। नो एक्स्ट्रा ऑर्नामेंटेशन, नो एब्स्ट्रैक्शंस, वर्ड्स टू कन्वे एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मीनिंग्स। कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं इस मूवमेंट से जुड़े हुए, जैसे एजरा पाउंड, T.E. ह्यूम, E.A. रॉबिन्सन, फॉर्ड मेडॉक्स फॉर्ड, एमी लॉवल, हिल्डा डूलिटिल, F.S. फ्लिंट। इसके अलावा इमेजिज्म में जेम्स जॉयस का भी बड़ा नाम है, और D.H. लॉरेंस ने भी काम किया है। D.H. लॉरेंस की पोइट्री इमेजेस तो थी, लेकिन इमेजिज्म मूवमेंट को डेवलप करने में D.H. लॉरेंस ने कोई काम नहीं किया। दोस्तों, ऐसी अफवाह थी उस ज़माने में कि एजरा पाउंड ने इमेजिज्म को इन्वेंट किया था हिल्डा डूलिटिल का करियर बनाने के लिए। एजरा पाउंड ने एक वॉल्यूम भी एडिट करी थी, डैश इमेजिस्ट, 1914 में। चलिए एजरा पाउंड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। 1885 में ये पैदा हुए थे और 1972 में इनकी डेथ हो गई थी। हालांकि एजरा पाउंड अमेरिका में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में ये ब्रिटेन में आ गए थे। दोस्तों, एजरा पाउंड को 20th सेंचुरी का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पोएट माना जाता है। इनकी पोइट्री आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी, और इन्होंने मॉडर्न एज के बहुत बड़े बड़े राइटर्स को हेल्प किया है, जैसे T.S. एलियट, जेम्स जॉयस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवे। सारे बड़े बड़े नाम हैं, और एजरा पाउंड ने इन सभी की हेल्प करी है करियर बनाने में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसा माना जाता है कि हिल्डा डूलिटिल को लॉन्च करने के पीछे भी एजरा पाउंड का हाथ था। लेकिन दोस्तों, एजरा पाउंड की बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल साइड भी है। दरअसल इन्होंने मुसोलिनी को सपोर्ट कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। मुसोलिनी की एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री रही है, अगर इसके बारे में आपको बताऊंगा तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा, और ये ज़रूरी भी नहीं है। बहरहाल मुसोलिनी को सपोर्ट करने की वजह से अमेरिकन फोर्सेस ने एजरा पाउंड को अरेस्ट कर लिया था 1945 में।
लेकिन ट्रायल के दौरान इनको बताया गया कि एजरा पाउंड पागल हो चुके हैं, इनको पागल डिक्लेयर कर दिया था और फाइनली 1958 में इन्हें रिलीज कर दिया गया था। जेल से छूटने के बाद एजरा पाउंड इटली चले गए थे और फिर वापस नहीं आए। अपनी बची हुई जिंदगी इन्होंने इटली में गुजारी। दोस्तों, अगर एजरा पाउंड मुसोलिनी को सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज इनका लिटरेचर में और भी बड़ा ओहदा होता, क्योंकि मुसोलिनी को सपोर्ट करने की वजह से लोग इनसे बड़ा नफरत करने लगे थे। टाइम्स मैगजीन ने 1933 में एजरा पाउंड के बारे में लिखा था। टाइम्स मैगजीन लिखता है, अ कैट दैट वॉक्स बाय हिमसेल्फ, टेनेशियसली अनहाउस ब्रोकन एंड वेरी अनसेफ फॉर चिल्ड्रन। एजरा पाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे रिपोस्ट, कैथे, कैथे एक ट्रांसलेशन थी, मेक इट न्यू एसेज का एक कलेक्शन था और एक लॉन्ग पोएम्स का कलेक्शन भी था जिसका नाम था कैंटोज। द कैंटोज में 120 सेक्शंस हैं और इस वर्क में आपको चाइनीज़ कैरेक्टर्स मिलेंगे, यूरोपियन लैंग्वेजेस के कोटेशंस मिलेंगे, अफ्रीकन हिस्ट्री भी आपको मिलेगी, अफ्रीकन हिस्ट्री के रेफरेंसेस मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों का ये मिक्सचर था और इसको बहुत ही मुश्किल काम है समझ पाना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना। दोस्तों, एजरा पाउंड की रेंज बहुत बड़ी थी। एजरा पाउंड इंग्लिश से लेकर चाइनीज़ पोएट्स तक को पढ़ते थे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था, आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, और इस मूवमेंट के सबसे बड़े पोएट और सबसे इम्पॉर्टेंट पोएट थे W.B. येट्स। W.B. येट्स 1865 में पैदा हुए थे और 1939 में इनकी डेथ हो गई थी। दोस्तों, W.B. येट्स मॉडर्न एज के बाकी पोएट्स की तरह ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर राइटर अपने हिसाब से लिख रहा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था और कुछ नया करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन W.B. येट्स को ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं था। इनकी फर्स्ट पोएट्री 1885 में पब्लिश हुई थी और 1923 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। W.B. येट्स की एक पोयम थी, ईस्टर 1916। दोस्तों, उस ज़माने में आयरलैंड में ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था, तो आयरलैंड रिपब्लिकन्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिबेलियन कर दिया, विद्रोह कर दिया, और आयरलैंड के रिपब्लिकन्स को अपना देश इंडिपेंडेंट चाहिए था। लेकिन इनका रिबेलियन अनसक्सेसफुल हो गया था और फिर जितने भी लीडर्स थे इनके ग्रुप के, उन सभी को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। W.B. येट्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थे और बहुत प्यार करते थे अपने देश से, अपने देशवासियों से। तो फिर इस इंसिडेंट के बाद इन्होंने ईस्टर 1916 पोयम को लिखा था। दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था कि W.B. येट्स एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो थोड़ा बहुत टू वॉइस पोइट्री में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। टू वॉइस पोइट्री मतलब इनकी पोइट्री में आपको फेमिनिज्म भी मिलेगा और थोड़ा बहुत मैस्कुलिन एलिमेंट भी मिलेगा। ये इस तरह के वर्क्स को लिखना चाहते थे जिसे मेल और फीमेल दोनों पढ़े। इनकी एक पोयम है सेलिंग टू बाइजेंटियम। सेलिंग टू बाइजेंटियम W.B. येट्स ने अपने बुढ़ापे में लिखी है। 63 ईयर्स के आसपास की उम्र में लिखी है और 1928 में इस पोयम को पब्लिश करवाया गया था। दोस्तों, बुढ़ापे में इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है और बुढ़ापे में हर कोई रिलीजियस बनना चाहता है। तो पोएट भी मॉडर्न ज़माने के तौर तरीकों से बड़ा परेशान हो गए थे। उनका मानना था कि इन शहरों में बूढ़े लोगों का कोई भी काम नहीं है। येट्स का मानना था कि इंसान अब एक जानवर बन चुका है। इंसान को अपने आसपास के नेचर की खूबसूरती दिखाई नहीं देती। इंसान ने अपने मॉरल वैल्यूज़ को खो दिया है। वैसे बाइजेंटियम टर्की की एक स्टेट का नाम था। इस्तांबुल का नाम आपने सुना होगा। इस्तांबुल का पुराना नाम था बाइजेंटियम। दोस्तों, W.B. येट्स का सबसे फेमस और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है द सेकंड कमिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरी सेपरेट वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर। मैं कोशिश करूँगा ऊपर कार्ड्स में डालने की। मैं आपको बता दूँ, क्रिश्चियन धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब दुनिया में बहुत ज़्यादा गुनाह बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा जुल्म होने लगेंगे, तो फिर जीसस क्राइस्ट दोबारा से दुनिया में आएंगे। और जब जीसस दोबारा से दुनिया में आएंगे, उसको कहा जाएगा सेकंड कमिंग। तो येट्स का मानना था कि दुनिया में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है, हर जगह लड़ाई ही लड़ाई है, मक्कारियाँ हैं। तो अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब जीसस क्राइस्ट दोबारा से दुनिया में आने वाले हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था उस ज़माने में, तब येट्स ने इस पोएम को लिखा था।
दोस्तों अब हम बात करेंगे मॉडर्न एज के सबसे बड़े पोएट टी.एस. एलियट की, जिनका पूरा नाम है थॉमस ट्रांस एलियट। 1888 में इनका जन्म हुआ था और 1965 में इनकी डेथ हो गई थी। हालांकि ये अमेरिका में पैदा हुए थे, लेकिन 1914 में टी.एस. एलियट अमेरिका से मूव होकर इंग्लैंड में आ गए थे और 1948 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में। दोस्तों इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस वर्क है द वेस्टलैंड। मॉडर्न एज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है द वेस्टलैंड को पढ़ना। आप चाहे कुछ और अच्छे से पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन द वेस्टलैंड आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस वर्क के ऊपर एक छोटी सी सीरीज़ भी मैंने बना रखी है। मैं कोशिश करूँगा ऊपर कार्ड्स में उस सीरीज़ को डालने का, तो आप 3-4 वीडियोस को देख लो, द वेस्टलैंड के ऊपर बनी हुई हैं, आपके बहुत काम में आएंगी। इस पोएम में टी.एस. एलियट ने बताने की कोशिश करी है कि मॉडर्न ज़माने ने हमारी लैंड को वेस्ट बना दिया है, हमारी ज़मीन बंजर हो चुकी है। हमें सिर्फ एक चीज़ बचा सकती है और वो है स्पिरिचुअलिटी। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी हमारी वेस्ट लैंड को दोबारा से फर्टाइल बना सकती है। ठीक है, आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देख लेना वेस्टलैंड की, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा टी.एस. एलियट ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का भी यूज़ किया है। इनकी एक पोयम है द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक। इस पोयम में इन्होंने यूज़ किया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक पर वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस ने बहुत अच्छा काम किया है, और जब हम वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ेंगे तब मैं आपको इस टेक्निक के बारे में भी बता दूंगा। टी.एस. एलियट ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी बहुत अच्छा काम किया है। इनका एक ऐसे है मेटाफिजिकल पोएट्स। इन्होंने एक टर्म दी है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब होता है कि आपका वर्क एनवायरनमेंट के साथ मैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक हॉरर फिल्म को देख रहे हो, तो हॉरर का सीन हमेशा रात को दिखाया जाता है। हो सकता है कब्रिस्तान का सीन हो या कोई खाली सुनसान हवेली हो, रात का सीन हो, बिल्लियां रो रही हो, उल्लू चिल्ला रहे हो। इस तरह का माहौल बनाया जाएगा ताकि आपको फीलिंग आए अंदर से। अगर कोई हॉरर सीन सूरज की चमकती हुई रोशनी में दिखाया जाए, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, सब लोग मजाक कर रहे हैं, तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा देखने में, आपको कोई फीलिंग ही नहीं आएगी। इसी तरह अगर आप कोई सैड सीन देख रहे हो तो फिर उसी तरह की ट्यून होगी। अगर कोई रोमांटिक सीन देख रहे हो तो उसकी ट्यून अलग होगी। रोमांटिक सीन में हो सकता है कोई झरने दिखाए जाएं, कोई गार्डन दिखाया जाए, फ्लावर्स दिखाए जाएं। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब आसान लैंग्वेज में ये है कि आपको एक जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को सेट करना पड़ेगा ताकि एक फीलिंग आ सके। अगर आप कोई हॉरर के ऊपर लिख रहे हो कहानी, तो आपको हॉरर ऑब्जेक्ट्स का एक सेट बनाना पड़ेगा ताकि वैसी फीलिंग आ सके। दोस्तों टी.एस. एलियट ने कुछ प्लेस भी लिखे हैं, जैसे मर्डर इन द कैथेड्रल, द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। अब मैं आपको द वॉर पोएट्स के बारे में बताता हूँ। द वॉर पोएट्री में बताने की कोशिश की गई है कि वॉर किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। वॉर पोएट्री में डेड सोल्जर्स को हीरो की तरह नहीं दिखाया गया था। वॉर पोएट्री में डेड सोल्जर्स को लूजर्स दिखाया गया है, विक्टिम्स दिखाया गया है। दोस्तों इस पीरियड के एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट थे सिगफ्राइड सेसून। इनका एक वर्क था काउंटर अटैक, और इस वर्क में इन्होंने वॉर को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने कहा था वॉर एक यूजलेस सफरिंग है, खामा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं लोगों को। इसी तरह एडमंड ब्लंडन नाम के एक पोएट हुआ करते थे, ये भी वॉर पोएट थे। इनका एक वर्क था अंडरटोन्स ऑफ वॉर। इन्होंने इस वर्क में बताया है कि किस तरह से वॉर नेचर को बर्बाद कर देता है, और वॉर की वजह से जो बहुत सारी जानें जाती हैं उसको भी इन्होंने बहुत गुस्से से क्रिटिसाइज किया है। एडमंड ब्लंटन का एक वर्क और था 1916 सीन फ्रॉम 1921, और इस वर्क में इन्होंने वॉर से हुई तबाही के एक्सपीरियंस को बताया है। इसी तरह एडमंड थॉमस और इसाक रोजनबर्ग जैसे राइटर्स भी थे जिन्होंने वॉर के ऊपर लिखा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ वॉर पोएट्स लड़ाई की वजह से शहीद भी हो गए थे। विल्फ्रेड ओवन नाम के एक पोएट थे, इनकी डेथ हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। कुछ विमेन पोएटेस भी थीं, जैसे मेडलाइन एडा बेडफोर्ड,
ईवा डुबेल जैसी पोप, इन्होंने भी वॉर की दहशत को बयां किया है। और एक और इम्पॉर्टेंट वर्क था अ श्रॉपशायर लैड। ए ई हाउसमैन ने इस वर्क को लिखा था और 1896 में इसे पब्लिश किया गया था। इस वर्क में 63 पोएम्स आती हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब सोल्जर्स लड़ाई के लिए गए थे तो सोल्जर्स अपने साथ में इस किताब को लेकर गए थे, क्योंकि इस बुक में बहुत कुछ ऐसा है जिससे सोल्जर्स अपने आप को कनेक्ट कर सकते थे। इसमें लव एंड लॉस की बात हुई है, द इंग्लिश कंट्री साइड और सीजन्स की बात हुई है, द पासिंग ऑफ टाइम एंड डेथ की बात हुई है, और ये बुक रिफ्लेक्ट करती है लॉस्ट लव को। तो इस तरह की बातें सोल्जर्स को बहुत पसंद आती हैं। तो उस दौर में जब सोल्जर्स लड़ाई के लिए गए थे तो अपने साथ इस किताब को लेकर गए थे ताकि वहाँ पर पढ़ सकें। आज भी इस बुक की कुछ पोएम्स बहुत फेमस हैं, जैसे बिकॉज आई लाइक्ड यू बेटर देन सूट्स अ मैन टू से इट अर्ड यू एंड आई प्रॉमिस्ड टू थ्रो द थॉट अवे। तो दोस्तों, मॉडर्न एज अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी मुझे आपको फिक्शन और प्रोस के बारे में बताना है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश करी थी कि इस एक वीडियो में आपको मॉडर्न एज के बारे में बता दूंगा पूरा, लेकिन इतना कुछ बताने के लिए है कि 2 वीडियोस ही बनानी पड़ेंगी। तो 1 या 2 दिन में मॉडर्न एज का सेकंड पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा चैनल के ऊपर, और ऊपर कार्ड्स में डालने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।